अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने MMP 1 का कोर्स स्टार्ट करना है, मैथमेटिकल मेथड ऑफ फ़िज़िक्स। तो इसमें बेटा हमने फ़र्स्ट लेक्चर में देखा था कि हमने वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर नंबर 1 जो है इसका वेक्टर एनालिसिस वो स्टार्ट किया हुआ है। वेक्टर एनालिसिस में हमने बेसिकली लेक्चर 1 में सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा कि हम वेक्टर जो है इसका डेरिवेटिव किस तरीके से ले सकते हैं और इसका इंटीग्रेशन हम किस तरीके से ले सकते हैं। तो अपना लेक्चर हम आज का स्टार्ट करते हैं। वेक्टर डेरिवेटिव हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वेक्टर क्या होता है। हमारे पास कोई भी ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी जिसमें हम उसकी डायरेक्शन लेट्स सपोज ये उसकी डायरेक्शन है हमारे पास एरो की मदद से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायरेक्शन हो जाएगी डायरेक्शन, और उसके साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसके अमाउंट बताओ 20 kg, 30 kg, 40 kg। तो ऐसी वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में स्केलर्स के बारे में भी बताया था और उसकी एग्जांपल्स भी दी थी। वेक्टर्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एरो के साइन से और बोल्ड लेटर से, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो आज हम देखेंगे कि वेक्टर को हम किस तरीके से डेरिवेट कर सकते हैं। तो वेक्टर को डेरिवेट करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक को हम बोलते हैं ग्रेडियंट, दूसरे को हम बोलते हैं डाइवर्जेंस, तीसरे को हम बोलते हैं कर्ल। ये तीनों आपके शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ये तीनों अच्छे तरीके से करने हैं, स्पेशली इनकी फ़िज़िकल मीनिंग और फिज़िकल सिग्निफिकेंस। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। अब ग्रेडियंट की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, यह आपने पहले पिछली क्लासेस में भी देखा होगा, लेकिन शायद आपको डिफरेंस इसमें पता ना हो कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। ग्रेडियंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से जिसे हम बोलते हैं डेल, और इसके ऊपर वेक्टर का साइन आता है क्योंकि ये वेक्टर ऑपरेटर है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर इसे हम बोलते हैं। डाइवर्जेंस का जो हमारे पास साइन है वो हमारे पास होता है डेल डॉट। क्या पढ़ते हैं इसे, डेल डॉट। ये भी हमारे पास एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसलिए इसके ऊपर भी वेक्टर का साइन आएगा। उसके बाद हम आते हैं थर्ड की तरफ, कर्ल की तरफ। तो कर्ल हमारे पास क्या है, कर्ल हमारे पास है डेल क्रॉस, मतलब डेल के आगे यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्रॉस का साइन है, तो इसे हम पढ़ते हैं डेल क्रॉस। ये भी वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसके ऊपर भी वेक्टर का साइन आएगा। डेल क्या है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है यहाँ पर मैंने मेंशन किया है मैथमेटिकली, पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल वाई, पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल जी विद आई जे एंड के। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करता, सिर्फ हमें डायरेक्शन बताता है किसी भी वेक्टर की। अब यहाँ पर मैंने ब्लॉक्स मेंशन किए हैं, ये आपको छोटे से ब्लॉक्स नज़र आ रहे होंगे, रेड ब्लॉक। तो रेड ब्लॉक किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ फोर्स का फंक्शन दे दिया गया है और कहा गया है उसको डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी, तो आप यहाँ पर एफ मेंशन करेंगे, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जी यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो ये जो बेसिकली ब्लॉक है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिसका आपने डेरिवेटिव जो है वो लेना होता है, वो आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। लेकिन डेरिवेटिव लेते हुए भी ख्याल करना पड़ता है कि एक्स के साथ आप एक्स को ही मेंशन करें, आई के साथ आई की वैल्यू ही आए, और इसके बाद जे के साथ जे की वैल्यू आए, के के साथ के की वैल्यू आए। सबसे पहले हम ग्रेडियंट को स्टार्ट करते हैं कि ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है। ग्रेडियंट प्रोवाइड अस द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी स्केलर फंक्शन। ये आपने याद रखना है कि जो ग्रेडियंट होता है ये हम हमेशा किसी न किसी स्केलर फंक्शन पर अप्लाई करते हैं। ये हमें एक्स वाई और जी के लिहाज से मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज बताता है किसी भी स्केलर फंक्शन का। ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ये इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास कि इसके फ़िज़िकल मतलब क्या है, मतलब ग्रेडियंट जो है ये हम किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, हमें आंसर में क्या मिलता है। ग्रेडियंट ऑलवेज अप्लाई ऑन अ स्केलर फंक्शन, कभी भी ये वेक्टर फंक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं होता। और ये हमें क्या चीज़ देता है आउटपुट में, ये हमें वेक्टर फंक्शन देता है।
अगेन रिपीट करती हूँ, ये आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस में पॉइंट आ जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में, ये फिजिकल मीनिंग में आ जाएगा कि ग्रेडियंट का फिजिकल मतलब क्या है। ग्रेडियंट जो है ये किसी ना किसी स्केलर फंक्शन का हमें डेरिवेटिव देता है, और लेकिन जब डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास आता है तो वो कोई ना कोई वेक्टर फंक्शन होता है हमारे पास। ये इसका फिजिकल मतलब आ गया। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि ये हमें मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज बताता है किसी भी स्केलर फंक्शन का। आंसर हमेशा इसमें वेक्टर फंक्शन ही आता है। तो यहाँ पर देखें, कोई भी स्केलर फंक्शन है फाई, इसका हम लेते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट हम कैसे लेंगे, यहाँ पर डॉट नहीं आएगा, ये मिस्टेक है, तो इसको डॉट को हटा दें, डेल फाई आएगा सिर्फ। तो डेल फाई हमने ले लिया। डेल की वैल्यू मैंने आपको पीछे लिखवाई है, ये हमारे पास होती है पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स विद आई प्लस पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल वाई विद जे प्लस पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल जी विद के। तो मैंने वहाँ पर ब्लॉक मेंशन किए हुए थे इस तरीके से, मैंने कहा था ये वो फंक्शन होगा जिसका आप डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर फंक्शन फाई दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप फाई को मेंशन करेंगे, फाई एक्स, फाई वाई, फाई जी यहाँ पर मेंशन। अब यहाँ पर बेटा एक चीज़ नोट करें आप कि ये जो फाई है ये खुद स्केलर फंक्शन है, मतलब यहाँ पर आई, जे और के मेंशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये खुद स्केलर फंक्शन है, इसे यूनिट वेक्टर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्केलर फंक्शन में सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड रिक्वायर होता है। तो फाई तो हमारे पास स्केलर है, इसमें आई जे के नहीं है, लेकिन डेल हमारे पास वेक्टर है, जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है वो वेक्टर है। तो इट्स मीन जब ये टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाई जो है स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको आंसर वेक्टर मिलेगा, आई जे के साथ मेंशन होगा। आई जे के रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर्स को, वेक्टर की डायरेक्शन को। इट्स मीन अब उसकी डायरेक्शन आपको मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आई जे के साथ में इक्वेशन में आ रहा है हमारी डेरिवेशन के बाद। तो ये जो टोटल आपको आंसर मिला है ये वेक्टर फंक्शन मिला है, और यही हमने ग्रेडियंट में कहा था कि ग्रेडियंट हमेशा किसी स्केलर फंक्शन के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, लेकिन ये हमें आंसर में वेक्टर फंक्शन देगा। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया कि कोई भी स्केलर फंक्शन हो उसके ऊपर जब हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे तो वो हमें आंसर में जो भी फंक्शन देगा वो विद यूनिट वेक्टर देगा, उसे हम कहेंगे वो हमारे पास वेक्टर फंक्शन है। नेक्स्ट हम डाइवर्जेंस को डिस्कस करते हैं कि डाइवर्जेंस हमारे पास क्या होता है। डेल का मतलब होता है आप सिंपल डेरिवेटिव ले लें और आंसर आपको वेक्टर मिल जाए। डेल डॉट का क्या मतलब होता है, डेल डॉट का मतलब होता है कि आपने बेटा डेरिवेटिव तो लेना है, लेकिन जो आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था ना, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट आपको पढ़ाए थे मैंने, तो डॉट प्रोडक्ट के रूल्स भी आपने उसके ऊपर अप्लाई करने हैं। जब आप डाइवर्जेंस में डेरिवेटिव ले लोगे उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें आपने डॉट के रूल भी अप्लाई करने। डॉट के कौन से रूल यहाँ पर यूज़ होते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पर यूज़ होंगे कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1, बट आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से जे डॉट के भी इज इक्वल टू 0, मतलब सेम होगा तो 1 आएगा, डिफरेंट होगा तो हमारे पास 0 आएगा। ये रूल्स हमने यहाँ पर यूज़ करने हैं, जो डॉट प्रोडक्ट के रूल है हमारे पास। डाइवर्जेंस हमें देता क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, और फिजिकल मीनिंग क्या है, ये देखते हैं अब हम। डाइवर्जेंस जो है बेसिकली ये जो ग्रेडियंट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है, ग्रेडियंट का बिल्कुल उलट है। तो डाइवर्जेंस हम किस तरीके से लेते हैं, ये हमें क्या आउटपुट में देता है, इट गिव्स द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वेक्टर फील्ड। अब लास्ट जो हमारे पास था ग्रेडियंट, उसमें मैंने आपको बताया था कि वो हमें मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज देता है किसका, स्केलर फील्ड का। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डाइवर्जेंस है हमारे पास, ये हमें मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज देता है किसका, वेक्टर फील्ड का। ये दोनों एक दूसरे का उलट हैं। तो ये आपका आ जाएगा फिजिकल सिग्निफिकेंस का पॉइंट। फिजिकल मीनिंग क्या है इसकी, ऑलवेज अप्लाइड टू अ वेक्टर फील्ड, हमेशा हम वेक्टर फील्ड के ऊपर अप्लाई करते हैं। लेकिन ग्रेडियंट में क्या था, ग्रेडियंट में हम स्केलर के ऊपर अप्लाई करते थे, जैसे हमने एक स्केलर फंक्शन फाई लिया था।
लेकिन ग्रेडियंट डाइवर्जेंस जो है ये हम हमेशा किसी वेक्टर फील्ड के ऊपर अप्लाई करते हैं। हमें एक वेक्टर फंक्शन लेना पड़ेगा। लेट्स सपोज ए है हमारे पास वेक्टर फंक्शन, तो ये हम हमेशा वेक्टर के ऊपर अप्लाई करेंगे और आंसर में आपको हमेशा एक स्केलर फील्ड मिलेगी, जबकि ग्रेडियंट में आपको वेक्टर फील्ड मिलती थी। इसको हम प्रूव करके देखते हैं कि यहाँ पर हमें स्केलर फील्ड किस तरीके से मिलेगी। लेट अस कंसीडर कि वही है वह वेक्टर फंक्शन ए, इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं डाइवर्जेंस, मतलब डेरिवेटिव लेते हैं और फिर डॉट के रूल अप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर डेल डॉट ए क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल की वैल्यू को मेंशन करें, उसका डॉट प्रोडक्ट लें किसके साथ, ए की वैल्यू के साथ। ए क्योंकि वेक्टर है आपके पास, तो यहाँ पर आई जे के का होना लाजमी है ताकि यूनिट वेक्टर की मदद से इसकी डायरेक्शन को हम बता सकें। तो डेल को जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए वेक्टर के साथ, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा, पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स ए एक्स, पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल वाई ए वाई, और पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल जी ए सी। अब आप यहाँ पर देखें किसी के साथ, यहाँ पर किसी वैल्यू के साथ भी आई जे के मेंशन नहीं है। क्यों, आई जे के कहाँ गया, हमने डॉट प्रोडक्ट के रूल अप्लाई किया। आई को इस आई के साथ मल्टीप्लाई करें, आई डॉट आई 1 के इक्वल होता है डॉट प्रोडक्ट में। सेम इसी तरीके से जे को मल्टीप्लाई करें इस जे के साथ, ये हो जाएगा जे डॉट जे भी 1 के इक्वल होता है डॉट प्रोडक्ट में। इसी तरीके से आपके पास बच गया के यूनिट वेक्टर, के को इस के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, के डॉट के भी आपके पास 1 देता है। तो हमने डेरिवेटिव भी ले लिया फंक्शन का और साथ में डॉट प्रोडक्ट के रूल भी अप्लाई कर दिया और हमने प्रूव कर दिया कि हमें जो आंसर मिल रहा है वो एक स्केलर फंक्शन मिल रहा है, वेक्टर फंक्शन नहीं मिल रहा। जबकि ग्रेडियंट में हमें आंसर वेक्टर फंक्शन मिल रहा था और हम हमेशा ग्रेडियंट को स्केलर के ऊपर अप्लाई करते थे। नेक्स्ट है हमारे पास कर्ल को देखते हैं, उसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है और फिज़िकल मीनिंग क्या है हमारे पास। कर्ल अब हमें मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज किस तरीके से प्रोवाइड करता है। कर्ल प्रोवाइड अस द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन। ये वेक्टर फंक्शन के लिए ही हम यूज़ करते हैं और इसमें हमें आंसर क्या मिलता है, हमेशा हम वेक्टर फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं, आंसर भी हमें वेक्टर फंक्शन ही मिलता है। अब ग्रेडियंट में मैंने आपको कहा कि इसको स्केलर फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे, आंसर वेक्टर मिलेगा। डाइवर्जेंस में मैंने आपको बताया इसे हम वेक्टर के ऊपर अप्लाई करेंगे, आंसर स्केलर मिलेगा। और कर्ल में मैंने आपको बताया इसे हम वेक्टर के ऊपर ही अप्लाई करेंगे और आंसर भी आपको वेक्टर मिलेगा। ये इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस और फिज़िकल मीनिंग हो गया। कर्ल हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, ये वाला पॉइंट आप लिखेंगे इसके फिज़िकल मीनिंग में। कर्ल टेल अस दैट हाउ मच अ वेक्टर रोटेट इन अ फील्ड एट एनी पॉइंट। फॉर एग्जांपल, अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। अगर 2 डायमेंशन में लें तो 2 एक्सिस होंगे, 3 डायमेंशन में लें तो 3 एक्सिस होंगे। ये वाला जो पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं ओरिजिन। यहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है, यहाँ तक ए लेट्स सपोज एक वेक्टर है। ये वेक्टर मैक्सिमम मुझे कितनी रोटेशन दे सकता है इसी फील्ड के अंदर, ये मुझे बताएगा कर्ल डेल क्रॉस। ये जो रोटेशन है ये 2 तरीके से हो सकती है, ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, ये क्लॉकवाइज भी हो सकती है। अगर रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो आप पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। जैसे हम टॉर्क के टॉपिक में पढ़ते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज़ टेकन टू बी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि एंगल इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज। तो क्लॉकवाइज जो अगर हम लें, अगर रोटेशन हमारे पास क्लॉकवाइज हो तो फिर क्या होगा हमारे पास, फिर हम इसी रोटेशन को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। रीज़न क्या है, जिस तरीके से हम टॉर्क में बात करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज़ टेकन टू बी पॉजिटिव एंड द क्लॉकवाइज टॉर्क इज़ टेकन टू बी नेगेटिव, सेम उसी तरीके से हम इस रोटेशन को रिजेंबल कर सकते हैं उस टॉर्क के साथ कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, एंगल इंक्रीज़ कर रहा है, और क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव होगा क्योंकि एंगल डिक्रीज़ होता है इसमें। अब ये जो कर्ल है ये हम मैथमेटिकली किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं इसको देखते हैं। ग्रेडियंट देख लिया हमने, डाइवर्जेंस देख लिया, मैथमेटिकली किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम कर्ल की बात करते हैं। लेट्स सपोज कोई भी फंक्शन है आपके पास f, जो वेक्टर फंक्शन है।
इसके ऊपर हम कर्ल अप्लाई करते हैं, तो है डेल और एफ दोनों वेक्टर वैल्यूज़ हैं। इट्स मीन दोनों के साथ आई जे के यूनिट वेक्टर मेंशन होगा। तो यहाँ पर देखें आई जे के मेंशन है, डेल पहले है तो डेल की वैल्यू लिखें एक्स वाई और जी के साथ, पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल वाई और पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल जी। नेक्स्ट जो आपके पास वैल्यू है उसमें एफ मेंशन है। एफ हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है, इट्स मीन इस वेक्टर के साथ भी आई जे के मेंशन होगा। उसी तरीके से आपने एफ एक्स, एफ वाई और एफ जी मेंशन कर देना है। अब आप यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे, जे की वैल्यू निकालेंगे और के की वैल्यू निकालेंगे। जिस तरीके से सिंपल डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आई की वैल्यू निकालनी है तो आई का कॉलम नेगलेक्ट कर दें, आई की रो नेगलेक्ट कर दें, बाकी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव साइन फार्मूले से आएगा, ये आई की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से माइनस जे फार्मूले वाला है, जे का कॉलम नेगलेक्ट कर दें, इसकी रो नेगलेक्ट कर दें, बाकियों के दरमियान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। इसी तरीके से के की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास। ये नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन जो हैं ये फार्मूले की मदद से हमें मिलते हैं, जो डिटर्मिनेंट खोलने का फार्मूला होता है वहाँ से हमें मिलते हैं। अब हमने वेक्टर का डेरिवेटिव देख लिया कि वेक्टर का डेरिवेटिव तो हम 3 तरीक़ों से ले सकते हैं, जो हमारे पास होते हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। वेक्टर का जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट करने का तरीका है, वो हमारे पास कितने तरीके हैं, किस किस तरीके से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमारे पास वेक्टर इंटीग्रेशन के भी 3 तरीके होते हैं। एक को हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन, 1 डायमेंशन में होता है। ये आपको पता है लाइन हमेशा या तो एक्स में होगी या वाई में होगी या जी में होगी, 2 डायमेंशन नहीं होते इसमें। सरफेस इंटीग्रेशन है, सरफेस इंटीग्रेशन हमेशा 2 डायमेंशन में होता है और वॉल्यूम इंटीग्रेशन हमेशा 3 डायमेंशन में होता है। तो लाइन इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर, हम एक कंटूर लेते हैं। कंटूर का मतलब होता है एक रास्ता, वो रास्ता बंद भी हो सकता है, वो रास्ता खुला भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो मैंने एक कर्व ले ली, यहाँ से यहाँ तक आने में, मतलब पॉइंट ए से बी तक आने में मैंने जितना भी रास्ता लिया इसको मैंने स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर देखिए मैंने स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। ए से बी तक जो टोटल लेंथ है वो है हमारे पास एल। टोटल लेंथ हमें पता है, लेंथ हमारे पास एक स्केलर वैल्यू है। लेकिन जब मैंने इसे स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट की, एक सेगमेंट की लेंथ बन गई डी एल। मतलब टोटल एल में से एक छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया, सेगमेंट ले लिया, जिसको मैंने डी एल का नाम दे दिया। डी एल मतलब टोटल स्केलर वैल्यू में से अगर आप कोई छोटी सी स्केलर वैल्यू कट करते हैं तो वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स मीन एल यहाँ पर स्केलर है, टोटल लेंथ स्केलर है, लेकिन डी एल स्केलर नहीं है, वो वेक्टर वैल्यू है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से लेंगे, लाइन इंटीग्रेशन हमेशा हम ग्रेडियंट की मदद से लेते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन हमेशा हम डाइवर्जेंस की मदद से लेते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रेशन हमेशा हम कर्ल की मदद से लेते हैं। तो यहाँ पर लाइन इंटीग्रेशन ग्रेडियंट की मदद से लेंगे। ग्रेडियंट में हमने डेल फाई का यूज़ किया था, डेल फाई। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारे सेगमेंट्स बना लिए हैं, टोटल के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फाई डॉट डी एल मीन्स डी एल को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इसको हम डिवाइड कर देते हैं डी टॉप में, मतलब टोटल वैल्यू जितनी भी आपके पास आई है उसके ऊपर आप डिवाइड कर देते हैं। और ये हमेशा हम इसके ऊपर लिमिट लगा देते हैं कि ये हमेशा अप्रोचेस टू ज़ीरो है। इसको आप लिखें ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्चुअल फार्मूला आपके पास ये है। तो डी टॉप तो अप्रोचेस टू ज़ीरो है। डी टॉप किसको रिप्रेजेंट करे, टोटल वॉल्यूम को, मतलब टोटल आपके पास जितने भी सेगमेंट्स आए हैं उनकी टोटल वैल्यू को इंटीग्रेट करके आपने यहाँ मेंशन करना है, जो हमेशा 1 के इक्वल होता है या लेस देन 1 होता है। अप्रोचेस टू ज़ीरो होता है, मतलब ज़ीरो नहीं होता, आप इसको ज़ीरो नहीं कह सकते। तो यहाँ पर इसको आप मेंशन करें या ना करें, लेकिन ऊपर वाला फार्मूला आपने ज़रूर मेंशन करना है। अगर ये मेंशन करेंगे तो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देनी है कि डी टॉप अप्रोचेस टू ज़ीरो, जो बेसिकली टोटल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपके पास लाइन इंटीग्रेशन आ जाए या इंटीग्रेशन और 1 डायमेंशन आ जाए तो आपने यही इक्वेशन 1 वाला फार्मूला यूज़ करके इसे सॉल्व कर देना है। सरफेस इंटीग्रेशन हम किस मदद से लेते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन हम लेते हैं डाइवर्जेंस की मदद से। तो डेल डॉट एफ, अगेन एफ डॉट डी ए। अब सरफेस है इसलिए मैंने डी ए यूज़ किया है। एरिया 2 डायमेंशन होता है, सरफेस भी 2 डायमेंशन होती है,
तो एफ डॉट डी है इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई डी टॉ, अगेन डी टॉ पे लिमिट अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रेशन हम लेते हैं कर्ल की मदद से। तो यहाँ पर हमारे पास कर्ल है, डेल कर्ल एफ आ गया हमारे पास, लिमिट डी टॉ अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पर देखें वी डॉट डी रो आपको बता रहा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में, क्योंकि वॉल्यूम 3 डायमेंशन होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी हम 3 डायमेंशन में डिस्कस करते हैं। तो वी डॉट डी रो आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में, ये अगेन अप्रोचेस टू 0 है। तो अगर आपके पास आ जाए सरफेस इंटीग्रेशन तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, अगर वॉल्यूम इंटीग्रेशन आ जाए तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, अगर लाइन इंटीग्रेशन आ जाए तो प्रीवियस इक्वेशन 1 यूज़ करनी है। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने देखा कि हम एक वेक्टर का डेरिवेटिव किन किन फार्मूलों से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक वेक्टर का जो इंटीग्रेशन है वो किस किस फार्मूले की वजह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो आज के लेक्चर में तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।